आज क्या पढ़ने वाले हैं हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल, क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना, इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ठीक, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो पढ़ा है संविधान सभा, है ना। ये वीडियो देख मैं बता दूंगा आप लोगों को, वीडियो है ना, संविधान सभा पढ़ा है। अगला पढ़ा है हमने संविधान की विशेषताएं, क्या पढ़ा है, संविधान की विशेषताएं, है ना, संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषता। उसके बाद पढ़ा है हमने संविधान के स्रोत, क्या पढ़ा है, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने संविधान की अनुसूचियाँ, क्या पढ़ा हमने, संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान की अनुसूचियाँ। 4 चैप्टर अभी तक अपने हो चुके हैं, 4। और आप अगला चैप्टर आपका है महत्वपूर्ण संशोधन अनुच्छेद। उसके बाद अगला चैप्टर रहेगा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अगला क्या रहेगा अपना, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन। ये जो चैप्टर है आपका, ये आपके मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी काम आएगा, हर एग्जाम में काम आता है। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, तो वेरी मोस्ट IMP है। देखो, और आर्टिकल हम तोड़ के पढ़ेंगे। तोड़ के कैसे, हमारे संविधान में कितने आर्टिकल है टोटल, 395। कितने हैं आर्टिकल, 395। ये है मूल रूप से, क्या है ये, मूल रूप से आर्टिकल है। लेकिन वर्तमान में कितने आर्टिकल हो चुके, बिहार PSC के एग्जाम में आया था प्री में, BPSC जिसको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, में क्वेश्चन ये आया था कि हाउ मेनी आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो वहां पर ऑप्शन दिया गया था 470, कितने, 470। और एक बार UP PCS या किसी एग्जाम में आया था कि कितने, 465 माना गया था। तो वर्तमान में लगभग 470 लगभग है, ठीक है, 470 अप्रोक्सीमेटली कितने आर्टिकल है, 470, है ना। इसमें से लगभग आपको एग्जाम पास करने के लिए लगभग 100 आर्टिकल याद होने चाहिए। कितने, 100 आर्टिकल। और जिस पे मैं स्टार बनाऊंगा वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। बाकी सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो आर्टिकल को हम पढ़ेंगे भाग से, मतलब किस भाग में कौन सा आर्टिकल है। तो बात करते हैं भाग 1 की, संविधान के भाग 1 में क्या है, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, क्या है, इंडिया इट्स स्टेट्स एंड यूटीज। तो क्या है, भारत, भाग 1 में क्या है, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, है ना, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये भाग 1 में दिया गया है। अब इसका चलता है भाग 1, संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 से लगाकर 4 तक चलता है। कहाँ से कहाँ तक चलता है, भाग 1 से लगाकर 4। देखो आपके एक हाथों हाथ 2 आर्टिकल चैप्टर पूरे हो रहे हैं, एक तो संविधान के भाग और संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये 2 चैप्टर है, कौन से, महत्वपूर्ण अनुच्छेद व संविधान के भाग। ये क्या है, संविधान के भाग, ठीक है। एक साथ 2 चैप्टर हो रहे हैं, एक तो पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, सिर्फ इतना आएगा कि संविधान के भाग 1 में क्या दिया गया है। भाग 1 में दिया गया है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। और आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है, किसी भाग की, तो पहले आर्टिकल में क्या होता है, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। मैंने बता रखा है कि जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होगी तो क्या होगा, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो अब आर्टिकल 1 में देखेंगे, आर्टिकल 1 में दिया गया भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। क्या दिया गया है, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, है ना, इंडिया इट्स राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, है ना, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। कितने राज्य अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। कितने राज्य हैं, 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। अब एक क्वेश्चन ये आया था, क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आया था कि जब भारत का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, पुनर्गठन हुआ, तब भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। MPPSC में आया था अभी 16 तारीख के दिन। तो उसका आंसर है 14 राज्य और 6 UT। कितने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत के राज्यों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, एक तो राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है, देखो आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 2 में नए राज्यों क्या है, भारत के राज्य निर्माण, लिख लेना है, भारत के राज्य निर्माण व स्थापना, भारत के राज्य निर्माण व स्थापना, राज्य निर्माण व स्थापना। क्या होता है इसका मतलब, राज्य निर्माण व स्थापना। ये भारी क्षेत्र, क्या है, ये भारी एरिया है। भारी मतलब क्या है, अगर आपने बांग्लादेश से कोई जमीन खरीदी या एक्सचेंज करी है, जैसे हमने 2015 में लैंड बाउंड्री साइन की है बांग्लादेश से, तो उनसे जो हमने क्या करा है, एरिया लिया है और संविधान और बदलाव करा है,
तो वो अनुच्छेद 2 में बदलाव करा होगा। हमने जो सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था उसको भारत में मिलाया तो बदलाव करा, तो हमने किस में बदलाव किया था? आर्टिकल 2 में। तो भारत के राज्य का निर्माण करना व किसी नए राज्य की स्थापना करना, नई जगह बाहरी एरिया जो बाहर से एरिया लिया है वो आया समझ में। अब दूसरा आ रहा है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में दिया गया है भारत के राज्य निर्माण, स्थापना व नाम परिवर्तन। क्या है? राज्य का निर्माण करना, स्थापना करना व नाम में बदलाव करना, यह आंतरिक है ना। भारत के राज्य का निर्माण है ना, राज्य का निर्माण, स्थापना और नाम में बदलाव, नाम में बदलाव, ये आया समझ में। देखो ये आंतरिक, मतलब आंतरिक का मतलब क्या होता है कि मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया, वो क्या है? आर्टिकल 3 में बदलाव करा होगा। अब क्वेश्चन क्या है? मान के चलिए आपके उदाहरण दिया कि आप एक नए राज्य, भारत में एक राज्य बन रहा है, मध्य प्रदेश को तोड़कर नया राज्य बनाया जा रहा है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में बदलाव होगा? इसमें होगा 3 में। हम सिक्किम से कोई मतलब हम चाइना से कुछ एरिया लेकर भारत में मिला रहे तो किस में बदलाव होगा? तो होगा तो। आया समझ में? ठीक, तो ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है किसके? संविधान के भाग 1 से। अब भाग 2 में क्या आता है आपका? संविधान के भाग 2 में आ रहा है आपका सिटीजनशिप। क्या आता है भाग 2 में? भाग 2 क्या आता है? सिटीजनशिप। ठीक, सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप नागरिकता, सिटीजन है ना। इस भाग 2 में क्या दिया गया है आपका? नागरिकता। यह है आर्टिकल 5 से 11 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 4 का इंपॉर्टेंट नहीं है, यही नाम बदलाव, संसद से संबंधित शक्तियां है वो नहीं लिखना है ना। 368 में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल याद नहीं करना, बाद में बताऊंगा मैं, है ना, अभी सुनना है। ये क्या है? 5 से 11 में क्या दिया गया है? नागरिकता, जिसके कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। अब भाग 3 जो कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी लिख लेना है, भाग 3। भाग 3 में क्या दिया गया है आपका? भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को हम अलग से पढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों को अलग से चैप्टर, लेकिन हम एक ब्रीफ तौर पर एक आर्टिकल बता देंगे। तो मौलिक अधिकारों भाग 3, भाग 3 आ रहा है आपका, भाग 3। इसमें दिए गए हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट। ये है आर्टिकल 12 से लगाकर 35। हम कितने आर्टिकल तक आ गए? 1 से लगाकर 35 तक आ गए। 1 से 4 तक क्या है? भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेश। 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता। और 12 से लगाकर 35 तक क्या दिया गया आपका? मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हो रही है, सब हम कब देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। क्या दिया गया आर्टिकल 12 में? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा है ना, राज्य की परिभाषा। और आर्टिकल 13 में दिया गया है कि संसद में जाया जा सकता है। क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य। क्या है? वाद योग्य है ना। वाद योग्य मतलब अगर मौलिक अधिकारों को कोई छीन रहा है तो आप संसद में जा सकते हो, और संसद 5 प्रकार के रीट जारी कर सकती है। और इस आर्टिकल को न्यायिक पुनरावलोकन के आर्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन है ना, जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 से क्या शुरू हो जाता है? अपना पहला मौलिक अधिकार। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समता या समानता का अधिकार। क्या है? समता या समानता का अधिकार। क्या है? समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसमें देता है आपका आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। क्या दिया गया आपका? विधि के समक्ष समता या समानता। इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। ठीक, विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है आपका? धर्म, जाति, लिंग व मूल वंश के आधार पर। किस आधार पर? धर्म, जाति, लिंग व मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग व मूल वंश के आधार पर विभेद की समाप्ति। द अबॉलिशमेंट ऑफ, समाप्ति है ना, द अबॉलिशमेंट ऑफ, क्या करते हैं यार, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड रेस है ना, रेस मतलब किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस लिंग के हैं, किस मूल वंश के, मतलब कहाँ से हैं आप, ये कोई मैटर नहीं करता। आपके साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अर्पिता लड़की है तो वो क्लास में नहीं बैठेंगे, या अर्पिता गांव से आते हैं तो वो क्लास में नहीं बैठेंगे, ये हम नहीं कर सकते ना। मूल वंश की समाप्ति, धर्म, जाति, लिंग या मूल वंश की समाप्ति। अब अगला आ रहा है आर्टिकल 16।
नौकरियों में समान अवसर, है ना, इक्वल चांस इन जॉब्स मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, है ना, या प्राइवेट जॉब्स में भी आपको समान अवसर देना पड़ेगा। तो नौकरियों में समान अवसर मतलब ये आरक्षण से संबंधित है ना, नौकरियों में समान अवसर। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी, बोले नौकरियों में समान अवसर तो फिर आरक्षण क्यों दे रखा है? आरक्षण का मुद्दा एक अलग है, वो हम बाद में देखेंगे अलग से ना। आरक्षण वाला पूरा एक चैप्टर है, वो पूरा अलग से पढ़ा जाता है, ठीक। अब आर्टिकल 17, अच्छा, ये समता समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लगाकर 18 तक, ठीक है ना। तो आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। क्या है? द अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, है ना, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। मतलब ये है कि आप किसी के साथ छुआछूत नहीं करेंगे, अनटचेबल नहीं मानेंगे, बोले तू नीची जाति का, तू ऊंची जाति का, इसलिए तुझे हम बड़ा मान रहे, छोटा मान रहे, ऐसा किसी के साथ नहीं होगा, ठीक। अब आर्टिकल 18 में क्या आ जाता है? उपाधियों का अंत। पहले क्या, राजा, अधिराज, महाराजा, फलाना, ढिमका, ये वो ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम रहा करते थे ना। जैसे हरि सिंह का नाम था, हरि सिंह का नाम 3 पेज में नाम आया था, 2 पेज का इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सेशन और 3 पेज में उसका नाम। तो क्या है? उपाधियों का अंत कर दिया। क्या कर दिया हमने? उपाधियों का अंत। लेकिन उपाधियों का अंत, शैक्षणिक उपाधियां, शैक्षणिक उपाधियां मानिए। इसका मतलब क्या है? मैं पीएचडी कर रहा हूं तो मेरे नाम के आगे मैं डॉक्टर लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अर्जित किए, किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तो वो उपाधि खत्म नहीं। क्या है कि अगर मैंने पीएचडी करी और मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर विशाल सिंह लगा रहा हूं, मतलब वो मेरी उपाधि खत्म नहीं होगी, वहां पर उपाधियों का अंत वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। केवल शैक्षणिक उपाधि, किसी ने एमबीबीएस करा तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस का डॉक्टर, ढंडा का डॉक्टर, वो क्या करने लगे? आज डॉक्टर लगाने लगे। वो वेटनरी डॉक्टर है ना, वो भी नाम क्या क्या डॉक्टर लगाते हैं, तो फोकटी बात अलग हो जाती है, वो डॉक्टर अलग बात आ जाती है, ठीक। तो हमने अभी तक क्या देखा है? हमने देखा है कि भाग 3 में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से 35 में दिए गए हैं, और इसको एक और लिखो, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिए गए इन्हें? अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए। ऐसा, अच्छा, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। इस भाग को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट, मतलब भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। हाँ, तो हमने 12 में देखा था कि राज्य की परिभाषा क्या होती है, उसके साथ ही साथ 13 में देखा था कि वाद विवाद या न्यायिक पुनरावलोकन है, इनको लेकर हम न्यायपालिका जा सकते हैं। 14 में देखा था हमने, क्या देखा था? 14 में हमारा पहला मौलिक अधिकार चालू हो जाता है, उसका नाम है समता या समानता का अधिकार। ये 14 से 18 तक चलता है। उसके बाद 14 में देखा हमने विधि के समक्ष समता या समानता। 15 में देखा था हमने धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर समाप्ति, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में हमने देखा कि नौकरियों में समान अवसर मिलना चाहिए। आरक्षण जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए सरकार अलग से व्यवस्था कर सकती है। वंचित वर्ग कौन? जो समाज में बहुत सालों से वंचित हैं या समाज में पिछड़े लोग हैं, उन लोगों की व्यवस्था अलग से। उसके बाद हमने देखा था 17 अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में देखा था हमने उपाधियों का अंत। क्या देखा था? उपाधियों का अंत, द एंड ऑफ टाइटल्स। क्या देखा था हमने? एंड ऑफ टाइटल्स। अब अगला मौलिक अधिकार आ जाता है आपका दूसरा। ये पहला हो गया। अब दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है? ये आया समझ में? अगला है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या नाम है इसको? सॉरी इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये दिया गया 19 से 22 में, है ना, 19 से 22, 19 से लगाकर 22 तक। अब हम देखेंगे आर्टिकल 19। देखो 19 आर्टिकल बहुत बड़ा है, 19 आर्टिकल के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हम अभी एक ब्रॉड तौर पर देख रहे हैं, तो हम सिर्फ आर्टिकल 19 में क्या लिखा गया है वो देखेंगे। इसके भाग 1, 2, 3 में इसके लिए पढ़ा जाता है ना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब ये है कि आपको बोलने का, घूमने फिरने का, रहने का, जॉब करने का, कुछ भी करने के देश में कहीं भी हो सकते। इसमें दिया 19(1) में क्या दिया गया है? बोली की स्वतंत्रता, मतलब आप बोल सकते हैं। 19(2) में दिया गया है शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता। 19(1) में क्या दिया गया है? बोलने की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच। 19(2) में क्या दिया गया है? एक साथ पीसफुल असेंबल होने की स्वतंत्रता, एक साथ
एकत्रित होने की स्वतंत्रता। और 19C में दिया गया शांतिपूर्ण सभा और समिति बना सकते हैं, यू कैन फॉर्म अ कमेटी और कमिटी या असेंबली, है ना, पीसफुली। उसके बाद 1904D पीसफुल असेंबली बना ली, उसके बाद घूमने जाएंगे आप, आवागमन की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीली मूव। उसके बाद आपको वहीं जम लग गया तो रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता, और कहीं भी आप रह सकते हैं, आवागमन करेंगे और आवागमन करके अगर आपको वहाँ लगा तो वहाँ रह सकते हो। 19E F नहीं है, F क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे कि संविधान में 44th अमेंडमेंट या 42nd अमेंडमेंट के द्वारा खत्म कर दिया है। 44th अमेंडमेंट 1976 में खत्म कर दिया गया, 78 में, 1978 44वें संशोधन 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अब आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में, क्या है, अपराध के दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, अपराध के दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, अपराध के दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। इसमें दिया गया है अपराध के दोष सिद्धि की स्वतंत्रता का क्या है कि आपने मान के चलो 2020 में कोई अपराध करा और सजा मिल रही 2025 में, और 2020 में जो अपराध करा था और उस कानून की जो कानून था उस हिसाब से आपको सजा मिलेगी। पहली बात तो क्या है कि इसमें 20(1) में लिखा गया कि उसी समय के कानून से सजा जब आपने अपराध किया हो। क्या लिखा गया है कि आपने जिस समय में जो अपराध किया है, और भले सजा आपको 5 साल बाद मिले, 50 साल बाद मिले, जब अपराध किया था तब उस अपराध की क्या सजा थी वही सजा मिलेगी। मान के चलो मैंने 2020 में किसी के चांटे की रखी, उस समय चांटे की रखने का जुर्माना था 5,000 रुपये और 1 साल की जेल, लेकिन मुझे सजा मिलती है 2025 में, लेकिन 25 में अब चांटे की रखने की सजा हो गई, उम्र कैद हो गई है। 2025 में अगर आप किसी के चांटा रख रहे हो तो उम्र कैद हो गई, तो अब मुझे किस कानून से सजा मिलेगी, 2020 वाले कानून से। क्यों? क्योंकि मैंने अपराध कब किया था, 2020 में, तो उसी समय के कानून से जब अपराध किया हो। दूसरी बात, खुद के विरुद्ध गवाही का बाध्य नहीं बना सकते, लठ लेके बैठ नहीं सकते, बोलो सुहाना, आपको बताना आपने अपराध किया है, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब आपने क्या अपराध किया है आपको खुद के विरुद्ध गवाही का बाध्य नहीं बनाया जा सकता है। अगला ये आ जाता है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा। सुहाना ने अर्पिता के 2 चांटे रखे या 4 चांटे रखे या 400 चांटे रखे, सजा सिर्फ चांटे रखने की मिलेगी, इनको 400 चांटे रखने की नहीं मिलेगी। अगर सेम नेचर का है तो बंद करो उसको। अगला आ जाता है आपका 20 आर्टिकल 21, वेरी वेरी मोस्ट टाइम आर्टिकल है 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसका मतलब ये हो जाता है आपका कि आपको अच्छा जीवन जीने का अधिकार, अच्छा जीवन में जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार आपको नहीं है। भारत में जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है, ये स्पष्ट याद रख लेना है आपको। भारत में पैसिव यूथेनेशिया अलाउ है, एक्टिव यूथेनेशिया नहीं होता है। यूथेनेशिया क्या होता है, अपनी जान देना यूथेनेशिया होता है। पैसिव यूथेनेशिया क्या है, आप जिन लाइफ डिवाइस पे टिके हो, मान के चलो आपके ऑक्सीजन लग रहा है और आप कोमा में हैं, आप मतलब मान के चलो मुझे ले लो, मैं कोमा में हूँ, है ना, पड़ा हूँ मैं, और ऑक्सीजन अगर लगेगा और एक ऐसा इंजेक्शन आ रहा है, तो ये हो सकता है कि मेरी कॉन्सेंट है, मेरे घर वालों की कॉन्सेंट है, काम करो, ये जीवन भर कुछ नहीं कर पाएगा, अगर मारो इसको तो डॉक्टर मेरी ऑक्सीजन हटाया जा सकता है, मुझे वो इंजेक्शन नहीं देंगे। पर ऐसा नहीं कर सकते कि आप मर नहीं रहे तो आपको इंजेक्शन लगा के मार देंगे, ऐसा भारत में अलाउ नहीं। ऐसा है इटली वगैरह कुछ देशों में है यूरोप के, ठीक है। तो भारत में किस प्रकार की प्राण जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। मरने का ट्राई किया और बच गए तो आपको पुलिस जेल में डाल देगी, लठ मारेगी, ठीक है। इसमें है अच्छे पानी का अधिकार है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। ये सारे अधिकार कहाँ जाते हैं आपके आर्टिकल 21 में। और अब एक इंपॉर्टेंट है इसमें 21 है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट IM पे आर्टिकल है ये 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, है ना, 6 to 14 ईयर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रंस, है ना। क्या है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। 86वें संशोधन, ये वेरी वेरी मोस्ट IM पे स्टार बनाना ये क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन मैंने बताया था, हर बार बताते और MPPSC में आया था ये क्वेश्चन, और आगे भी आएगा। क्या आएगा कि 86th अमेंडमेंट कब हुआ और 86th अमेंडमेंट किस संविधान किस आर्टिकल में बदलाव किया गया, और 86th अमेंडमेंट क्या है। 86वें संविधान संशोधन में क्या दिया गया आपका 2002, 86वां संशोधन 2002 में क्या दिया गया है, 86वें संविधान संशोधन 2000 में दिया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, ठीक, फ्री एंड कंपलसरी, है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा कौन सी, फ्री एंड कंपलसरी, निःशुल्क भी होनी चाहिए और अनिवार्य
भी होनी चाहिए, ठांस दूंगा मैं। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 22 में दिया गया है गिरफ्तारी के संरक्षण में। क्या है? गिरफ्तारी के संरक्षण में। क्या आपको गिरफ्तार क्यों किया है? इसके संरक्षण में ना, गिरफ्तारी के संरक्षण में। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को लेडीज पुलिस ही पकड़ के जाएगी, महिलाओं को शाम को 6 बजे बाद थाने में नहीं ले जाया जा सकता है ना, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में ले जाना होगा, है ना, किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद का व्यक्ति चुनने का अधिकार होगा। ये सारे आर्टिकल कहाँ दिए गए? गिरफ्तारी के संरक्षण। पहली बात तो आपको गिरफ्तार क्यों किया उसका कारण बताना होगा। दूसरी बात कि महिला है तो 6 बजे बाद उसको गिरफ्तार नहीं ले जाया जा सकता, और अगर किसी को जेल में ले गए हैं तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में ले जाना होगा। ये सारे कहाँ दिए गए हैं? आर्टिकल 22। ठीक, और ये हो जाता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार खत्म। अब अगला देखेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? राइट्स अगेंस्ट, ये हमने अभी तक ये पढ़ा है कि दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22। इसमें दिया गया 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में दिया गया अपराध के दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, 21 में दिया गया प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। 21A में दिया गया आपका 6 to 14 ईयर के बच्चों को क्या दिया? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसे 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया। अगला आ जाता है 22, इसमें गिरफ्तारी के संरक्षण में क्या आपको अरेस्ट क्यों किया है, डिटेन क्यों किया है, उसका रीजन बताना होगा। अब अगला मौलिक अधिकार है हमारा, क्या है अगला? हाँ, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या है? राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। तीसरा मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब आपको एक्सप्लॉइट क्यों किया है इसके बारे में आपको मौलिक अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, ये दिया गया आर्टिकल 23 से 24। क्या हो गया अर्पिता? 23 से लगाकर 24। आर्टिकल 23 है ना, आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है? 23 में दिया गया है कि मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी व जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते, है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करवा सकते ना, मानव व्यापार बंद, मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरिया, ये ऐसे काम नहीं करा सकती किसी व्यक्ति से ना। और क्या दिया गया है? आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है? 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम नहीं करा सकते, है ना। क्या है? जो अंडर 14 ईयर है, जो बच्चे 14 साल से कम के हैं, उसके तहत किसी भी बच्चों को काम नहीं करा सकते। 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष से कम बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता। बच्चों को काम नहीं, मतलब छोटू चाय की दुकान पर रहता है, उस छोटू को काम कराने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है। अब अगला है आपका चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन। क्या है? राइट टू रिलीजन। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आर्टिकल 25 से 28, 15 to 28। 25 में ही किसी भी धर्म को मानने, प्रचार या आचरण करने का, किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार, ये का अधिकार है आपको। आप इसको प्रचार कर सकते हैं या उसको आचरण कर सकते हैं। आचरण मतलब आपके कंडक्ट में ला सकते हैं, आपके बिहेवियर में ला सकते हैं ना। तो 25 में क्या दिया गया? आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने या आचरण का अधिकार। क्या है? मान के चलो मिश्रा जी ने बोल दिया कि आपको सुबह 5 बजे उठ के बिल पत्र चढ़ाना है और आप परीक्षा पास हो जाएंगे बिना पढ़े, तो आप उसको मान सकते हैं। आप आचरण में ला सकते हैं सुबह 5 बजे उठना। आपके धर्म का भूंगरा लगा के आप प्रचार कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल, है ना। ये आता है किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, आचरण करने का अधिकार। अब आर्टिकल 26 में क्या है? 26 में दिया गया है धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। क्या है? रिलीजियस मैनेजमेंट। क्या है? धार्मिक प्रबंधन, मतलब अपने धर्म के मंदिरों का प्रबंधन कौन करेंगे? जो धार्मिक लोग हैं वो। धार्मिक प्रबंधन वो है, जैसे धर्म की मंदिर की समिति बनती है ना, उसमें सरकार इंटरवेंट नहीं कर सकती है ना। धार्मिक प्रबंधन का अधिकार, रिलीजियस मैनेजमेंट, धार्मिक प्रबंधन। आर्टिकल 27 में क्या दिया गया है? धार्मिक वित्त पोषण से संबंधी, मतलब रिलीजियस टैक्स। क्या है? धार्मिक टैक्स से संबंधित काम है। धार्मिक टैक्स, लोग पैसा लीगल करने के लिए मंदिर बना देते हैं, मंदिर पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, मंदिर के पैसों पे जो दान पेटी वगैरह में आती है इन पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक, अगला आ जाता है आपका धार्मिक शुद्ध, ये हो गया आर्टिकल 28।
28 में आ जाता है आपका, 28 में आ जाता है धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। आप मदरसे में जाएं, आप भले राम मंदिर जाएं, आप हनुमान मंदिर जाएं, ये आपको किसी भी धार्मिक संस्थान में उपस्थित होने का अधिकार है। ठीक है, 5 बजे उठ के आप अजान करें या सुबह 5 बजे उठ कर हनुमान चालीसा करें, ये आपका रिलीजियस मैटर है तो आपको अधिकार है। क्या दिया गया, लिख लेना है, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा उपासना, कोई रोक नहीं सकता आपको, है ना, सरकारें रोक नहीं सकती कि आप इस उपासना में नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। ठीक है, और आर्टिकल, अब अगला मौलिक अधिकार क्या है आपका, देखो हमने अभी क्या पढ़ा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। इसमें दिया गया आर्टिकल 25 धर्म मान्य, किसी भी धर्म को मान्य प्रचार या आचरण करने का अधिकार। 26 में दिया गया धार्मिक प्रबंधन का अधिकार, रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हैं। 27 में दिया गया धार्मिक टैक्स, मतलब स्वयं टैक्स लगता है। और 28 में दिया गया धार्मिक शिक्षा उपासना का अधिकार। अब अगला देख लेंगे हम, दो और थोड़ा सा और बचा है, ये खत्म कर देंगे बस। अगला आता है आपका, अगला कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, है ना, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 29 से 30, 19 से 30। अब 29 में लिख लेना है। अच्छा, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए, किसके लिए है, केवल अल्पसंख्यक, ये माइनॉरिटीज के लिए, मतलब जो हमारे यहाँ पर देश में जो धर्म कम जनसंख्या में उनके लिए, केवल अल्पसंख्यक। ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज रिलेटेड टू ओनली माइनॉरिटीज, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल माइनॉरिटीज से संबंधित है, तो वह शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अब आर्टिकल 19 में लिख लेना है, 29 में लिख लेना है, 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो माइनॉरिटीज है उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करेंगे हम, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। क्या है, जो माइनॉरिटीज है, मान के चलो अपने यहाँ जैन है, बौद्ध है, यहूदी है, मुस्लिम है, ये माइनॉरिटीज है, इनके हितों का संरक्षण करेंगे। मतलब इनकी भाषा हो गई, उर्दू भाषा हो गई, मदरसे हो गए, इनकी शिक्षण संस्थाएं हो गई, इनको बचाने का काम कौन करेगा, इनके बचाने का काम ये मौलिक अधिकार करेंगे, है ना, ये अपने हितों को संरक्षण कर सकते हैं ना। अब अगला आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में आता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधान, है ना, मतलब मुसलमान चाहे तो मदरसा खोल सकते हैं, जैन चाहे या अपने यहूदी चाहे तो सेंट कॉलेज खोल सकता है, ये स्कूल खोल सकता है, ये काम कौन कर सकते हैं, इस आर्टिकल के तहत दिए गए ना। तो शिक्षा संबंधी प्रावधान मतलब अपने शिक्षण संस्थान को प्रमोट कर सकते हैं, शिक्षा संबंधी प्रावधान। और अब आर्टिकल 29 में क्या दिया गया है, 31 में क्या है, हाँ, आर्टिकल 21 क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, रिपील, खत्म कर दिया गया है। मतलब अब क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन क्या है तो पता है कि आर्टिकल 31 अब क्या बन गया है, या संपत्ति का अधिकार अब क्या बन गया है, ये लीगल अधिकार बन गया है। क्या बन गया है, विधिक अधिकार, अंडर आर्टिकल 300A, 301 के तहत आ जाता है ना। अब और आर्टिकल 32 में आता है आपका वेरी वेरी मोस्ट IMP आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। अब वो 5 प्रकार की रिट जारी कौन सी है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, वो मैं बता देता हूँ आपको। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रचालेख, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। कौन सी है ये 5 प्रकार की रिट, कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अगला है अधिकार प्रचालेख। लाइन से ना, हाँ, अधिकार प्रचालेख नहीं, लाइन से नहीं है, ये ऊपर नीचे है, ठीक। ये पांचों है, अपने कभी भी MP के एग्जाम में ये और ना सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में नहीं आएगा कि लाइन से जमा है इनको, ये राजस्थान के एग्जाम में आता है ना, इसलिए कोशिश करें कि ये याद ऐसे ही याद रखें, नाम याद रख लें। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा याद रखना है 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी होती है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप्स ऑफ रिट, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार के, निम्नलिखित में से कौन सा रिट का एक प्रकार नहीं है, तो ये पांचों याद रहेगी आपको। उसके अलावा तो ये हो जाते हैं आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल खत्म। अब ये बंद कर देना है, और कल हम क्या देखेंगे, कल हम अगला देखेंगे, ठीक।